हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग आपके पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनी जो 22 अगस्त 2021 को पेपर हुआ था उसका हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो पार्ट 1 है ऑलरेडी हमने चैनल पे अपलोड करा दिया। इसकी जस्ट प्रीवियस वाला जो सेशन होगा वो हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में जो है आपने देखा होगा, जैसे हमने कंप्लीट 120 क्वेश्चन की सीरीज चलाई। सीरीज दैट मीन्स हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया सो दैट मैं आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझा सकूं। ठीक है, एक जो पहला पार्ट था, पार्ट 1 जो था इसका, ठीक है, वो अराउंड 1 आवर प्लस था। ठीक है, उसको अपने अच्छी तरीके से जाके देखना है। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक हम लोग टेक्निकल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका अगर आपने थंबनेल देखना होगा तो यहाँ पे सेम टाइप ऑफ थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस सेशन को आपको जाके देखना होगा। सदर्न रीजन 1 का जो पेपर हुआ था 22 अगस्त 2021 को, उसको आपको अच्छी तरीके से जानना है कि किस तरीके से क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे और उसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस जो है जारी रखनी होगी। बिना किसी देरी के अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते और देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारा पार्ट 2 है गाइस। पार्ट 1 में जो है हमने फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक ऑलरेडी सारे डिस्कस कराई थी, तो उसको आपको अच्छी तरीके से जाके वॉच करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हमारे पास में, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग डैश। ठीक है, देखिए सिंक्रोनस मोटर जो कि हमारे सिंक्रोनस स्पीड पे रन होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, NS इज इक्वल टू 120 इंटू एफ डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, जहाँ पे एफ होती है फ्रीक्वेंसी और पी होता है नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो अगर सिंक्रोनस मोटर का जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो मान लो क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो अगर आपको उसको एंटी क्लॉकवाइज कराना होगा तो हम लोग उसके जो सप्लाई फेज सीक्वेंस है उसको हम लोग रिवर्स करा देते हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, बाय रिवर्सिंग द सप्लाई फेज सीक्वेंस। अब देखिए रिवर्स करना मतलब कैसा होता है, आर वाई जेड है, ठीक है, तो आपने क्या किया आई आर जेड वाई। ठीक है, ये हो गया हमारा रिवर्स करना। लेकिन अब लोग अगर इसको किस तरीके से लिखे जेड आर वाई, ये भी हम लोग लिखेंगे तो ये इसमें चेंजेस कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम लोग इसको सिंक्रोनसली पढ़ते कंटिन्यूसली, तो आर वाई जेड ऐसा भी आता है। या फिर हम लोग इसको वाई से भी शुरू करते वाई जेड आर, तो भी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसके 2 फेजेस को हमने इंटरचेंज किया तब जाके इसका फेज सीक्वेंस रिवर्स होता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, छोटा सा न्यूमेरिकल है। काफी सारे न्यूमेरिकल्स इसके पेपर में पूछे गए थे। हालांकि 2022 के जो दोनों भी पेपर हमने मेंशन किए थे उसमें इतने डेप्थ में न्यूमेरिकल्स नहीं थे, लेकिन आपको अटेम्प्ट करना होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे पास, अ कॉइल टेक्स करंट ऑफ 5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 25 वोल्ट डीसी सप्लाई। एक जो कॉइल होती है, ठीक है, कॉइल को खुद का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हुए चलते साइड बाय साइड। ठीक है, कॉइल को जो है एक खुद का रेजिस्टेंस होता है और उसका इंडक्टेंस। ठीक है, वो क्या कर रही है, कह रहा है यहाँ पे कि वो जब हमने 25 वोल्ट को कनेक्ट किया, ठीक है, प्लस माइनस 25 वोल्ट को यहाँ पे इसने कनेक्ट किया टू ऑब्टेन द सेम करंट विथ हमने इसको कनेक्ट किया टू ऑब्टेन द सेम करंट विथ 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द वोल्टेज रिक्वायर्ड वाज 32 वोल्ट। अब सेम करंट को फ्लो करने के लिए मान लो ऐसे जो करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, 5 एम्पियर हमारे पास बताया गया है, ठीक है, उतना ही करंट हमें फ्लो करने के लिए टू ऑब्टेन द सेम करंट विद दिस 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द वोल्टेज रिक्वायर्ड इज 32 वोल्ट। ठीक है, सेम करंट को फ्लो कराने के लिए 32 वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें कैलकुलेट करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड पावर फैक्टर ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास में, ठीक है, ये हमारे पास में इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये हमारा इसका इंडक्टेंस। ओके, तो हमारे पास इसका जो वैल्यू बनेगा, ठीक है, वो हम लोगों को सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा। अब देखिएगा जब यहाँ पे जो डीसी है, ठीक है, या रेजिस्टेंस और यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस का, ओके, इसके बाद हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट किया जिसका वोल्टेज था 32 वोल्ट, ठीक है, 50 हर्ट्ज एसी। ठीक है, ओके, ये तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेट्स चेंज द कलर। ओके, अब देखिएगा इस कंडीशन में, अब क्योंकि यहाँ पे सप्लाई डीसी है तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है कॉइल का, ये हम लोग यहाँ पे आर ये लिख लेते और यहाँ पे एल लिख लेते। ओके, तो देखिए जो रेजिस्टेंस है कॉइल का, यहाँ पे इंडक्टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ हमारा रेजिस्टेंस आएगा हमारा डायरेक्टली ओम्स में। ओके, तो हम लोग इसको किस तरीके से निकाल पाएंगे, देखिए 25 वोल्ट है, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर्स का, रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में 5 ओम्स का, करेक्ट। ओके, ये तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, तो हमारे आर का जो वैल्यू आ गया वो हो गया हमारे पास 5 ओम्स का, राइट। तो अभी एसी सप्लाई के लिए, अब क्योंकि एसी सप्लाई और ये हमारा कॉइल जो है वो इनहेरेंटली इसको एक्ट करेगा एसी सप्लाई के लिए, ठीक है, तो जो एक्सएल रहेगा यहाँ पे, एल का जो प्रॉपर्टी रहेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल 2 पाई एफ एल से हम लोग डिनोट करेंगे। ओके, तो जेड दैट मीन्स अब अगर हम लोग यहाँ पे इंपिडेंस का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इस केस में हमारा इंपिडेंस का वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिएगा इंपिडेंस में क्या रहेगा, इंपिडेंस में हमारा रेजिस्टेंस भी रहेगा और हमारा इंडक्टेंस भी रहेगा, राइट। तो देखिए इंपिडेंस का वैल्यू निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वोल्टेज डिवाइड बाय
करंट। वोल्टेज कितना है हमारे पास में 32 वोल्ट। करंट कितना है हमारे पास में, वो है हमारे पास यहाँ पे मेंशन किया गया 5 एम्पियर्स का। ओके, सेम करंट का हमें बताया गया, ठीक है, 5 एम्पियर्स का। तो इसका जो इम्पिडेंस आएगा Z, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास में 6.4 ओम्स का, राइट। ये हमने यहाँ पे इम्पिडेंस निकाल लिया इसका। ओके, अब देखिएगा इस केस में आपको पावर फैक्टर पता होना जरूरी है। पावर फैक्टर कुछ आसानी से निकाल सकते गाइस, आपको जरूरी नहीं cos फाई का रिलेशन किसी और के साथ पता होना चाहिए। सिंपल है, पावर फैक्टर हम लोग जो निकालते हैं वो एक हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला भी है। cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस बाय इम्पिडेंस। cos फाई विल बी इक्वल टू R बाय Z। इसी को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो R और इसका Z का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी बता गया, ठीक है। R का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5 ओम्स, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन डिवाइडेड बाय Z, Z इज व्हाट 6.4 ओम्स, राइट, 6.4 ओम्स। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर दे तो हमारे पास में cos फाई का वैल्यू आता है वो आता है हमारे पास में 0.78, ठीक है। यहाँ तक ये हमारे वैल्यूज आ गई। लेट्स चेंज द कलर अगेन, वंस अगेन। ओके, लेट्स टेक दिस ब्लू कलर। अब देखिए 0.78 आया, तो हमारे पास में दो ऑप्शन में बताया गया डायरेक्टली, पॉइंट ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में। अब क्योंकि ये इंडक्टिव कॉइल है, ठीक है, तो इसका जो पावर फैक्टर कौन सा रहेगा, ये लैगिंग ही रहेगा। ऑप्शन सी इसका डायरेक्टली करेक्ट आंसर हम लोग मार्क कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं भी निकाला तो भी चलेगा, क्योंकि 0.78 जो है हमारे पास ऑप्शन, यहाँ पे मैं हाईलाइट करा देता हूँ, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास में लीड नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास कॉइल है, कॉइल का खुद का इंडक्टेंस है, ना कि कैपेसिटेंस है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है जनरली लैगिंग पावर फैक्टर ऑफर करता है, तो इसलिए 0.78 करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। अगर थर्ड ऑप्शन में रहता तो हम लोग चेक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन 4 ओम्स को भी निकालने के लिए वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से होगा गाइस, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू टोटल इंपेडेंस स्क्वायर माइनस टोटल रेजिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट हम लोग इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 6.4 स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 5 स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व कर ले तो अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है 4 ओम्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में। लेकिन आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी है, इसलिए हमने सबसे पहले cos फाई निकाला, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस इटसेल्फ। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हैं अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन काफी सिंपल है। पूछा गया है कि मेगर जो है, जो हमने काफी बार पढ़ चुके हैं कि हमारा हाई रेजिस्टेंस को मेजरमेंट के लिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हैंड ड्रिवन जनरेटर भी रहता है, जिसको हम लोग हाथ से रोटेट करते हैं और उसके कारण हम लोग डीसी सप्लाई वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो वेरी हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इफ द सैग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस, ठीक है। अब देखिएगा ये ट्रांसमिशन लाइन हो गया हमारी, ठीक है, राइट, और ये हो गया हमारे पास इसका सैग, नॉर्मल पोजीशन हो गया। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, ये जो आप इस तरीके से आपको कैटेनरी जैसा शेप दिखाई दे रहा है, ठीक, ये हो गया इसका सैग पर्टिकुलरली, ओके। तो देखिए, और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो कौन सा होगा, ये होगा, अगर ये मान लो ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये टॉवर से दोनों भी, ठीक है, दोनों भी इक्वल हाइट पे, डोंट कंसीडर कि यहाँ पे कम ज़्यादा है करके। ये होता है ग्राउंड से लेके ग्राउंड क्लियरेंस। इसका जो सैग का फॉर्मूला होता है वो आप ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में फॉर्मूला बनता है WL² अपॉन 8T, ठीक है, WL² अपॉन 8T। अब देखिए W क्या होता है, ये होता है हमारा वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L की वैल्यूज क्या होती है, L रहता है गाइस, ये होता है हमारा लेंथ ऑफ द स्पैन, ओके। T का वैल्यू क्या होता है, T इज अ टेंशन, ओके। अब यहां पे पूछा क्या गया कि अगर हमारा सैग जो है, ठीक है, वो इंक्रीज होता है, ठीक है, देन टेंशन विल डिक्रीज, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें दो कंडीशंस रहती है गाइस, जनरली एग्जामिनेशन में क्या होता है, ठीक है, जो सैग है व्हेन पोल्स आर सपोर्टेड एट अ इक्वल लेंथ पे ही पूछ जाते हैं, इक्वल सरफेस पे, या फिर कभी कभार क्या होता है, आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर आपने देखा होगा वहाँ पे आपको डिफरेंट सैग्स लेवल पे आपको पूछा जाता है, ठीक है, हाइट लो या ज़्यादा, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। नॉट पर्टिकुलर इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आपको जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ केबल ऑफ अ होमोजेनियस इंसुलेशन हैज अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10 kV/mm, देन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेशन शुड बी व्हाट।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगर केबल है होमोजेनियस इंसुलेशन का, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस है 10 किलोवाट पर एमएम की, तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगा इंसुलेशन का वो कितना रहेगा, हमें ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो वो रहेगा हमारा 10 किलोवोल्ट पर एमएम ही। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है मटेरियल की, इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर। इंसुलेटर की कितना कैपेसिटी है वो हम लोग देख सकते हैं। अब क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो है हमारा होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस है, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा हर एक लेयर पे वो भी सेम रहेगा, जो कि रहेगा हमारा ऑप्शन डी 10 किलोवोल्ट पर एमएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर द रेजिस्टेंस, ठीक है, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर में जो रेजिस्टेंस रहता है वो हाई रहता है लो करंट पे और लो रहता है हाई करंट पे। सिंपल है, थायराइड लाइटनिंग अरेस्टर में जो अरेस्टर का रेजिस्टेंस रहता है, द रेजिस्टेंस इज हाई एट लो करंट पे हाई रेजिस्टेंस रहता है और लो रहता है हाई करंट पे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं थायराइड लाइटिंग अरेस्टर। ये हमारा जो ये जो कॉम्बिनेशन रहता है ये रहता है हमारे क्ले और उसको हम लोग कहते हैं कार्बोरेंडम करके। ठीक है, तो ये इसका एक कॉम्बिनेशन रहता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको ये इसका जो मेन प्रॉपर्टी बेसिक है आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स होता है उसको कौन सा लॉ एसोसिएटेड है, तो उसको हम लोग कहते हैं कूलम्स लॉ गाइस। ठीक है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला भी काफी कबार एग्जामिनेशन में बनता है, एफ इज इक्वल टू के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी के का भी जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का जो है आपको एग्जामिनेशन में भी वैल्यू पूछा जाता है, वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, और जो फोर्स रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे Q1 और Q2 से। ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये जो लॉ गवर्न करता है फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस को वो रहता है हमारा कूलम्स लॉ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। हमें पूछा गया है V1 और V2 का वैल्यू पूछा गया है सिंपली। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। V1 और V2 क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, कि ये जो रेजिस्टेंस है हमारा 4 ओम्स का, इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप बताया गया है V1, और ये जहाँ पे जो 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसके अक्रॉस में आपका जो रेजिस्टेंस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप बताया गया वो है हमारा V2। अब इसी का वैल्यू हमें पूछा गया कि कितना होगा करके। अब देखिए इसको अलग अलग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर हम लोग एक करंट को कंसिडर कर लेते, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है I, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो रहा है, तो हम लोग इसके लिए केवीएल भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग शुरू करते हैं 32 वोल्ट, ठीक है, 32 इज इक्वल टू, अब देखिएगा नोटेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ध्यान में रखना, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस है, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस प्लस, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इसमें से रेजिस्टेंस कितना ड्रॉप हो रहा है, 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, करंट कितना जा रहा है I, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ -8 वोल्ट। ठीक है, -8 वोल्ट है, इसलिए हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा। माइनस यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है गाइस। ठीक है, प्लस या राइजिंग है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस कंसिडर किया, प्लस ट्वाइस ऑफ इनटू I। ठीक है, तो इसके कारण जो हमारे पास वैल्यू बनता है ये माइनस ऑफ -8 कितना हो जाए, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ पे आने के बाद माइनस, तो 32 - 8 विल बी इक्वल्स टू 24 विच विल बी इक्वल्स टू 4I, और यहाँ पे प्लस 2I हो जाएगा, तो 6I यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा इसका 6I। तो I का जो करंट का वैल्यू आया वो है हमारे पास 4 एम्पियर। अभी हमारे पास सिंपली वैल्यू कितना पूछेंगे V1 और V2 का। ठीक है, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप वो आ जाएगा हमारे पास 16, और V2 का कितना आ जाएगा 2 इंटू हमारे पास 4 विल बी इक्वल्स टू 8 वोल्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। V1 का जो 8 और V2 का है हमारे पास में -8 वोल्ट। ठीक है, देखिए -8 वोल्ट इसलिए क्योंकि आप डायरेक्शन को कंसिडर कीजिएगा यहाँ पे। Okay, so option D will be the correct answer in this case. Next question is a Zener diode has a Zener diode का आपको सिंबल आपको पहले बात तो पता होना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से Zener diode का सिंबल होता है। कौन से 2 टर्मिनल्स रहते हैं, एक तो रहता है हमारे पास में एनोड और दूसरा रहता है हमारे पास कैथोड। ठीक है, दूसरा रहता है हमारे पास कैथोड। इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमारा नेगेटिव रीजन में ऑपरेट करता है, रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट करता है, क्योंकि इसका जीनर रीजन रहता है ना वहाँ पे। ओके, तो जो जीनर डायोड है एक हमारा स्पेशल टाइप ऑफ डायोड है जो अलाउ करता है उसको रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के लिए। और जीनर डायोड जो है काफ़ी हेवीली डोप रहता है। इसमें कितने पीएन जंक्शन रहते हैं, इसमें सिर्फ एक ही पीएन जंक्शन रहता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेफ्टी फैक्टर ऑफ अ इंसुलेटर। अभी मैंने सबसे स्टार्टिंग में जो पार्ट ए था हमारे पास गाइस, ठीक है,
पार्ट 1 जो हमारा इसका डिस्कस किया था उसके अंदर भी मैंने आपको समझाया था कि सेफ्टी फैक्टर जो है उसका डेफिनेशन आपको बन सकता है, फ्यूजिंग फैक्टर का भी मैंने आपको डेफिनेशन वहाँ पे बताया था। तो वो है हमारा पंचर स्ट्रेंथ अपॉन फ्लैश ओवर वोल्टेज, ठीक है, ये इसका रेशियो होता है सेफ्टी फैक्टर का, ध्यान में रखिएगा। और काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में अलग अलग इंसुलेटर्स के लिए आपको इसका जो सेफ्टी फैक्टर्स है पूछे जा सकते हैं, तो वो भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे अलग अलग लाइक शैकल इंसुलेटर्स हो गए, पिन इंसुलेटर के लिए, जैसे पिन इंसुलेटर्स के लिए जो वैल्यू रहती है सेफ्टी फैक्टर की वो अराउंड 10 रहती है, इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ फ्यूज वायर ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैज अ रेडियस ऑफ 0.75 mm, द वायर ब्लोज ऑफ एट अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। देखिए एक फ्यूज वायर है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ये हो गया हमारा फ्यूज, जिसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस है इसका, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो है 0.75 mm, राइट। और उसका जो फ्यूज ब्लो ऑफ होता है अगर हमारा करंट गया 8 एम्पियर्स का, तो कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द वायर दैट विल ब्लो ऑफ एट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से 1 एम्पियर ये फ्लो होता है, ठीक है, तो भी उसका जो फ्यूज है वो ब्लो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसे कंडीशन पूछेगी, तो उसके लिए हमारा कितना mm का डायमीटर लगेगा। काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है गाइस, और ये एग्जामिनेशन में, ये इंटरव्यू में भी वगैरह पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको जनरल नॉलेज भी में भी पता होना जरूरी है, ठीक है। 8 एम्पियर पे मान लो 0.75 mm का इसका रेडियस है, तो उसका लाइक 1 एम्पियर अगर फ्लो हो रहा होगा तो कितना mm होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग पूछ सकते हैं। तो इसके लिए जो फ्यूजिंग करंट होता है गाइस, जो फ्यूजिंग करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है D⁻³ से। फ्यूजिंग करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है हमारे D⁻³ से, जहाँ पे D क्या है, ये हमारा डायमीटर है, ठीक है, ये D है हमारा डायमीटर। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। जो फर्स्ट करंट था, ठीक है, वो था हमारा I1, ठीक है, दूसरा करंट था हमारा I2। इसका प्रोपोर्शनलिटी क्या हो जाएगा, R1/3/2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अल्टीमेटली वो चीज़ें कैंसिल आउट ही होनी है, ठीक है। डायमीटर लो या फिर हमने हमारा रेजिस्टेंस लो, क्योंकि हमने इंटू 2 से अगर मल्टीप्लाई किया रेजिस्टेंस को, तो वहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम ही आने हैं, ठीक है, ये कंसिडर कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा R2⁻³ ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसका रेशियो में क्या आ जाएगा, 0.75⁻³ डिवाइड बाय R⁻³ R2, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास कंडीशन बनेगी, ठीक है, यहाँ पे I1 और I2 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 का है हमारा वैल्यू यहाँ पे 8 और I2 का है हमारा 1, ठीक है। तो सिंपली हमें कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, 8 × R2/3/2 इज इक्वल टू 0.75⁻³ इसको अगर फर्दर सॉल्व कर ले तो हमारे पास जो R2 का वैल्यू बनता है वो आएगा 0.1875 mm। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इन द फिगर एट टर्मिनल्स ए और बी। ए और बी इस टर्मिनल पे हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट निकालना है। सिंपल है, नॉर्टन इक्विवेलेंट क्या होता है कि हमारा सारे जितने हमारे पास सोर्सेस है, ठीक है, करंट और वोल्टेज उसके, उसको हम लोग समाप्त करके एक ही सिंगल एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे अगर हमें नॉर्टन करंट फाइंड आउट करना है थ्रू दिस टर्मिनल ए और बी, तो हमें इसको शॉर्ट सर्किट करना रहता है। ये कुछ कंडीशंस रहती है, ठीक है, और इसमें से जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, वो होता है हमारा IN, ठीक है। ये जो करंट फ्लो हो रहा है ये है हमारा IN, ठीक है। तो अभी देखिए, तो सर्किट जो है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अगर ये मान लो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करा दिया मैंने, तो आप इसे एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पे जो 5 ohms का रेजिस्टेंस है ये भी इनइफेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि इसके अक्रॉस में शॉर्टेड है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे इतना जो सर्किट है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ भी नहीं रहेगा, ये इनइफेक्टिव हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो आप हम लोग कुछ इस तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये टर्मिनल्स हमने ए और बी यहाँ पे भी लिखा है, तो इसका कुछ भी काम नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग दिस, ओके। तो अगर हम लोग इस सर्किट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक नोड वोल्टेज देते हैं VX और यहाँ पे हम लोग उसको ग्राउंड कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसका 6, ठीक है, KCL अगर हम लोग यहाँ पे लगाया तो इट विल बी इक्वल्स टू 6 VX माइनस, ये हो गया हमारा VX माइनस, इट विल बी 16, ठीक है, VX माइनस 16 डिवाइड बाय इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है 4 है, प्लस VX डिवाइड बाय 8 + 8, ठीक है। देखिए ये 8 और 8 जो है ये सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, राइट।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में 16। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व कर लेते हो तो आप इसका Vx का वैल्यू डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं गाइस, इसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा। Vx का वैल्यू जो आएगा वो आएगा हमारे पास में 32 वोल्ट। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास में Vx का वैल्यू आ गया तो हम लोग इससे डायरेक्टली IN का वैल्यू निकाल सकते हैं, नॉर्टन्स करंट का। ठीक है, IN का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में हमारे पास में Vx डिवाइडेड बाय हो जाएगा हमारे पास 16। अब ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा इस, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमने कहाँ से लिया। अब यहाँ पे सर्किट को कुछ रियलाइज कर सकते हो। ओके, ये कुछ इस तरीके से सर्किट रहेगा हमारे पास। यहाँ पे करंट सोर्स है, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है, डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट मतलब ये शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 8 ओम्स का है रेजिस्टेंस, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, और यहाँ पे भी 8 ओम्स का, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8। यहाँ पे नोड वोल्टेज है Vx है। ठीक है, तो देखिए Vx और यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है IN, दैट मीन्स ये जो हमने करंट निकाला IN विल बी इक्वल्स टू Vx डिवाइड बाय दिस 8 + 8 विल बी इक्वल्स टू 16। तब जाके हमने ये निकाला है। अब हमारे पास Vx का क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है 32 डिवाइड बाय 16, तो IN का वैल्यू आया हमारे पास में 2 एम्पियर्स। ठीक है, 2 एम्पियर्स। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शंस बताए गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में ही हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि जो नॉर्टन्स करंट आया वो हमारा 1 एम्पियर तो हो नहीं सकता, और ऑप्शन डी में भी 1 एम्पियर हो नहीं सकता। एक तो वैल्यू आ गई हमारे पास में, अभी हम लोग दूसरे वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। राइट, तो देखिए दूसरे वैल्यू को सॉल्व करने के लिए अब मैं इसको फिर से इरेज करा देता हूँ। ठीक है, इस केस में हमें सर्किट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये जो करंट सोर्स है ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये सर्किट कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारे पास। ओके, राइट, ये हो गया हमारे पास। ये टर्मिनल्स को भूलना नहीं, गेज किसके अक्रॉस में हमें निकालना है करके, ए और बी। यहाँ पे हमारे पास है 5, यहाँ पे हमारे पास 8, यहाँ पे भी हमारे पास में 8, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4। इसको हमने ओपन करा दिया। ठीक है, तो इसका कुछ इफेक्ट रहेगा क्या, नहीं, मैं डायरेक्टली आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए 8 + 8 विल बी इक्वल्स टू 16 + 4 विल बी इक्वल्स टू 20। अब देखिए इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा 20। अब देखिए 20 और ये 5 पैरेलल में है, तो हम लोग इसको किस तरीके से निकालेंगे, 20 × 5 अपॉन 20 + 5 विल बी इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो 20 × 5 विल बी इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे आ जाएगा 25। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 4। तो इसके अक्रॉस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आया 4 ओम्स का, ए और बी के अक्रॉस में। तो अभी हमारे पास काफ़ी सिंपल आइडिया है कि हमारे पास में 2 एम्पियर्स का सोर्स आ गया, और इसके अक्रॉस में जो हम लोग पैरेलल में लगाते हैं 4 ओम्स का रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, अब देखिएगा काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन करा दिया गया। होता क्या है कि कुछ इस तरीके से आपको करंट सोर्स बताया जाएगा, और यहाँ पे जो है हमारे पास में 4 ओम्स का यहाँ पे सोर्स बताया जाएगा, IN विल बी इक्वल्स टू, यही हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन में रहता है। ठीक है, यहाँ पे करंट सोर्स रहेगा हमारे पास में 2 एम्पियर्स का, और यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा 4 ओम्स का। तो ये आंसर मार्क करके मत आना, गलत हो जाएगा। इस थेवेनिन्स के जैसा वो रिप्रेजेंट करा के आपको घुमा फिरा देता है। हालांकि चाहे जितना आपने करेक्ट आंसर निकाल लिया, ये आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके नॉर्टन्स का इक्विवेलेंट हम लोग जब निकालते, नॉर्टन्स थ्योरम निकालते, तो उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर्स। हमारे पास 5 ट्रांसड्यूसर बताए गए, एलवीडीटी है, पीजोइलेक्ट्रिक है, थर्मोकपल है, फोटोवोल्टिक सेल है, स्ट्रेन गेज है। इसमें से कौन से एक्टिव ट्रांसड्यूसर है बताया गया। अब देखिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर मतलब क्या होता है, ऐसे ट्रांसड्यूसर, सबसे पहली बात तो ट्रांसड्यूसर ही मतलब क्या होता है वो आपको चीज़ पता होना चाहिए। ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि जो कन्वर्ट कर, जो एक क्वांटिटी को सिग्नल को सेंस करते हैं, और उसका जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको सेंस करते हैं, और उसको जो आउटपुट क्वांटिटी मिलती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मान लो जो सेंसर्स होते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांसड्यूसर। तो इसमें भी 2 टाइप अलग अलग के टाइप रहते हैं, एक तो रहता है हमारे पास एक्टिव, और दूसरा रहता है हमारे पास में पैसिव गाइस। ठीक है, एक्टिव की बात किया जाए तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर ऐसे जो जनरेट करते हैं आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट, बिना किसी, विदाउट एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ओके, और पैसिव ट्रांसड्यूसर की बात किया जाए तो जिसको एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, दैट मीन्स दोस्त ट्रांसड्यूसर जिसके लाइक रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, या फिर इंडक्टेंस वगैरह हो गया, ये हमारे पास पैसिव ट्रांसड्यूसर है। इसके हमारे पास में इसका वोल्टेज और करंट को चेंज करने के लिए यहाँ पे सोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है, एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये बेसिक सा इसका
डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है सबसे पहले तो पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कुछ इस तरीके से रहता है, यहाँ पे अपने प्रेशर अगर अप्लाई किया, ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमें प्रोवाइड करता है, वाइब्रेशंस हम लोग इलेक्ट्रिकल उसके पल्सेस जनरेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थर्मोकपल, ये भी हमारा एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, और फोटोवोल्टेनिक सेल, ठीक है, ये भी हमारा एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर में आता है। हालांकि स्ट्रेन गेज और एलवीडीटी जो है, ठीक है, स्ट्रेन गेज और एलवीडीटी जो है वो हम लोग इस एक्टिव ट्रांसड्यूसर के कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंक्रोनस जनरेटर वोल्टेज ऑब्टेन्ड बाय सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड इज, ठीक है, सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड से जो हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं वो क्या रहता है, इट इज हायर देन द एक्चुअल एज इट डज नॉट अकाउंट फॉर अ मैग्नेटिक सैचुरेशन। इसमें मैग्नेटिक सैचुरेशन इंक्लूड नहीं करने के कारण वो हायर रहता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा इस। बढ़ते अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ डीसी पोटेंशियोमीटर इज द बेस्ट मीन्स अवेलेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डीसी वोल्टेज बिकॉज। डीसी पोटेंशियोमीटर एक बेस्ट मेजर है, एक हम लोग कह सकते हैं कि बेस्ट हमारे पास मेथोडोलॉजी है जिससे हम लोग डीसी वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, फर्स्ट कारण है प्रिसीजन इन ए मेजरमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज्ड। ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे। इट इज बेस्ड ऑन द नल बैलेंस टेक्निक, करेक्ट है, ये नल बैलेंस टेक्निक के ऊपर डीसी पोटेंशियोमीटर वर्क करता है, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। इट इज पॉसिबल टू स्टैंडर्डाइज बिफोर द मेजरमेंट इन अ मेजरमेंट इज अंडरटेकन, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे। इट इज पॉसिबल टू मेजर डीसी वोल्टेज रेंजिंग इन अ वैल्यू फ्रॉम मिली वोल्ट टू हंड्रेड्स ऑफ वोल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे इस फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। साथ ही में हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। बढ़ते अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं आपको एज अ होमवर्क करके दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं आता तो हम लोग टेलीग्राम पे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। फंडामेंटल है, थोड़ा सा अप्रोच लगाना होगा। क्वेश्चन में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दो 25 MVA के 3 फेज अल्टरनेटर है, ऑपरेट कर रहे पैरेलल में, सप्लाई कर रहे लोड ऑफ 35 MVA एट 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग, और अगर आउटपुट जो है एक मशीन का 25 MVA 0.8 पे, तो आउटपुट और पावर फैक्टर दूसरे मशीन का कितना रहेगा, ये ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। सिंपल है गाइस, आपको दोनों भी रेटिंग बताए गए, ओके, आप आसानी से इसको निकालने आना चाहिए। इस केस में आपको जो है पोलर कैलकुलेशन की जरूरत रहेगी, उसका भी सेशन मैंने डाल के रखा है गाइस, उसको आप जाके वॉच कीजिएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर टू पोलर कैलकुलेशन को किस तरीके से आपको अंजाम देना है वो आपको जरूरी आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, यहाँ पे इस केस में, लेकिन इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कर्व्स एक्स एंड वाई इन द फिगर डिनोट्स ओपन सर्किट एंड फुल लोड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर बताया गया। ये एक्स और वाई जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे पास फर्स्ट है ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और जो हमारे पास दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वाई, ये हमें बताती है ZPF कर्व, ठीक है, ये हमारा बताया ZPF कर्व, राइट। एंड फुल लोड जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर, क्यू जो है ये पॉइंट हमें बताता है पॉइंट ऑफ ZPS कैरेक्टरिस्टिक्स एट 1 पर यूनिट वोल्टेज पे। तो जो वर्टिकल डिस्टेंस है PQ फिगर गिव्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, तो यहाँ पे जो यहाँ इतना जो डिस्टेंस है ये किसके बीच का वोल्टेज ड्रॉप बताता है, ध्यान में रखिएगा, ये सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बीच का वोल्टेज ड्रॉप बताता है। द वर्टिकल डिस्टेंस PQ, ये जो डिस्टेंस है PQ फिगर गिव्स द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सिंक्रोनस रिएक्टेंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके लिए आपको पोटियर ट्रायंगल मेथड जरूरी है, आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स बताए गए, हमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा गया। अब देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट है द क्वांटिटी ऑफ ऑयल नीडेड फॉर आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर इज, द क्वांटिटी ऑफ ऑयल नीडेड फॉर आर्क कंट्रोल ऑयल सर्किट ब्रेकर इज लेस देन दैट ऑफ द प्लेन ऑयल ब्रेकर ऑयल सर्किट ब्रेकर, करेक्ट है। देखिए यहाँ पे बोला क्या गया, जो क्वांटिटी लगती है, जो हमारे पास में अमाउंट लगता है, अमाउंट ऑफ ऑयल आर्क कंट्रोल करने के लिए ऑयल सर्किट ब्रेकर में, वो लेस रहता है एज कम्पेयर टू द प्लेन ब्रेक ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट में बताया गया इन अ लो ऑयल सर्किट ब्रेकर सॉलिड मटेरियल इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन पर्पस, करेक्ट है। लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में सॉलिड मटेरियल जो है इंसुलेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ओके ओके। तो स्टेटमेंट टू में क्या बताया गया, देखिए, इन लो ऑयल सर्किट ब्रेकर ऑयल सॉलिड मटेरियल इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन पर्पस, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी।
ओके सो बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियसली, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना जरूरी है गाइस, ठीक है। एक तो हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर पूछ सकते हैं। कॉज और इफेक्ट का मतलब क्या होता है, किस चीज का कारण क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, परिणाम और उसका कारण। ये यहाँ पे भी क्वेश्चन काफी कबार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास में, यूनिवर्सल मोटर रन्स एट डेंजरसली हाई स्पीड ऑन अ नो लोड। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है गाइस, ठीक है। एक यूनिवर्सल मोटर जो रहती है, डीसी सीरीज मोटर हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारी एक हाई स्पीड पे रन होती है अगर हम लोग नो लोड पे ऑपरेट करें तो, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से रहता है। ओके, फॉर अ गिवन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट द स्पीड ऑफ अ यूनिवर्सल मोटर विल बी हायर इन डीसी एक्साइटेशन देन एन एसी एक्साइटेशन कर रहे थे। अगर हम लोग डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सल मोटर को, क्योंकि वो इनहेरेंटली डीसी सीरीज मोटर ही है, ठीक है, तो उसको डीसी एक्साइटेशन देने के बाद उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, वो उसका स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द एसी एक्साइटेशन। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है गाइस। 13.2 किलो वोल्ट 20 MVA जनरेटर हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 4 ohms पर फेज एंड अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। द न्यूट्रल काउंटिंग रेजिस्टेंस इज 8 ohms इफ 90% ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग इज प्रोटेक्टेड बाय मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन, डिटरमाइन द रिले सेटिंग। तो हमें रिले सेटिंग कितना आएगा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा, रिले सेटिंग का हम लोग फॉर्मूला निकालना चाहे तो वो होता है हमारे पास में अर्थ फॉल्ट करंट एक्सपीरियंस बाय अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग, ठीक है। अर्थ फॉल्ट करंट, ठीक है, अर्थ फॉल्ट करंट बाय सर्टन परसेंटेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग्स, ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा फुल लोड करंट डिवाइड बाय फुल लोड करंट, राइट। तो हमारे पास में जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, आईएफ का वैल्यू सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। आईएफ का वैल्यू कुछ इस तरीके से निकालेंगे, अर्थ फॉल्ट कलर का, इट विल बी इक्वल्स टू 13.2 किलो वोल्ट है, ठीक है, 13.2 किलो वोल्ट है, इसलिए 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय √3, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 0.1। ओके, यहाँ पे बोला क्या गया है, द न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस इज 8 ohms इफ 90% ऑफ द रेजिस्टेटर वाइंडिंग इज प्रोटेक्टेड बाय द मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन। तो हमें अनप्रोटेक्टेड कितना है, 0.1 है, राइट। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 8 + 8 रेजिस्टेंस है, ठीक है, 8 + j.1, ठीक है। इसका यहाँ पे जो इमेजिनरी टर्म है इसका कोई भी कोरिलेशन नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने मॉड कंसिडर कर लिया। तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 762 डिवाइड बाई 8 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 95। थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है गाइस, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इसको बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप उसको बाद में भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास रिले सेटिंग का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, रिले सेटिंग क्या होगा, इट विल बी इक्वल्स टू अर्थ फॉल्ट करंट बाय अनप्रोटेक्टेड परसेंटेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड लाइन डिवाइडेड बाय फुल लोड करंट, ठीक है। आईएफ का वैल्यू हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, ओके। तो रिले सेटिंग कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। रिले सेटिंग विल बी इक्वल्स टू 95 डिवाइड बाय हम लोग किससे करेंगे, फुल लोड करंट, ओके। तो फुल लोड करंट कितना आएगा हमारे पास इस केस में, सबसे पहले तो ये हमें सेपरेटली निकालना पड़ेगा। फुल लोड करंट कितना रहेगा, ठीक है। फुल लोड करंट रहेगा हमारे पास में 20 × 20 एमए जनरेटर से, ठीक है, 20 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय √3 × 13.2 × 10⁻3। ये इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 875 एम्पियर्स, राइट। तो हमारे पास में रिले सेटिंग का कितना है, अब देखिए, ये हमारे पास में फुल लोड करंट है और ये था हमारा आईएफ, अर्थ फॉल्ट करंट बाय परसेंटेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड लाइंस। तो हमने 0.1 से इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया था, तब जाके हमारे पास में ये वैल्यू है। अभी हमें रिले सेटिंग निकालना था, इसलिए हम लोग 95, ये जो वैल्यू आया हमारे पास आईएफ, ये न्यूमरेटर का है, डिवाइड बाय हम लोग फुल लोड करंट से निकालेंगे। ये था हमारा फुल लोड करंट गाइस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 95 डिवाइड बाय 875। तो इसका अप्रॉक्सीमेटली 10.9 इसका वैल्यू आता है। इसको आप डेफिनेटली सॉल्व कीजिएगा।
इसका जो वैल्यू आता है 10.85 आता है, राइट। पॉइंट इसका वैल्यू आता है 0.1085, ठीक है। परसेंटेज में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहे तो हम लोग इसको डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है ऑप्शन ए, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, हम लोग मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन इसको कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं। बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द थेवेनिन्स वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी फॉर द सर्किट इन द फिगर इज व्हाट। इस ए और बी का जो टर्मिनल है उसके इसमें हमारे पास में थेवेनिन्स वोल्टेज कितना रहेगा, ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिएगा इस, अगर हमें कैलकुलेट करना रहेगा थेवेनिन्स वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट्स नोड्स ए और बी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 20 वोल्ट के 20 ओम्स के अक्रॉस पे कितना वोल्टेज है वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर मान लो इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रहा है, तो ये 20 ओम्स के अक्रॉस में भी फ्लो होगा, जिसके अक्रॉस में जितना वोल्टेज ड्रॉप रहेगा उतना ही हमारे पास में वीटीएच रहेगा इस ए और बी के अक्रॉस, ठीक है। तो वीटीएच का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू आई, राइट। तो 20 इसका रेजिस्टेंस है और आई इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, चाहे वो स्मॉल लो चाहे वो हमारा कैपिटल आई हो, ठीक है। 20 इंटू आई, 20 मल्टीप्लाइड बाय आई किस तरीके से निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल हमारे पास वोल्टेज कितना है गाइज, हमारे पास 50 वोल्ट है, ठीक है, आप देख सकते हो। और टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 5 + 20 विच इज 25, ये आ जाएगा 2 इंटू 20 विल बी इक्वल्स टू 40 वोल्ट। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वी नॉट एंड आई इन द सर्किट शोन बिलो, ठीक है, यहाँ पे वी नॉट, ठीक है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है गाइस, ठीक है, वी नॉट, और यहाँ पे बताया गया आई, ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें से आई, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए इसके अलग अलग मेथोडोलॉजीज हो सकते हैं, बट आपको कोई भी एक मेथोडोलॉजी लेके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मान लो ये इस करंट लूप में करंट फ्लो हो रहा है हमारा आई, ठीक है, तो केवीएल लगा देते इस लूप में, तो हमारे पास वैल्यू किस तरीके से आएगी, अगर हम लोग यहाँ से कंसिडर कर लेते +12 वोल्ट कंसिडर करो या फिर -12 वोल्ट कंसिडर करो, हम लोग यहाँ से फर्स्ट पोजीशन से कंसिडर कर लेते -12 वोल्ट +4 आई, ठीक है, माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस प्लस, तो हमारे पास डायरेक्टली नोटेशन बताया गया, ओके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4i, फिर आ जाएगा +2 ऑफ वी नॉट, 2 ऑफ वी नॉट -4 माइनस दिस 4 वोल्ट, ठीक है, +6i विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो सकता है, या फिर हम लोग इसको फर्दर रिजॉल्व करें तो i का वैल्यू आ जाएगा 12 + 4 -2v0 अपॉन 10, ये फर्स्ट इक्वेशन आएगा, ओके। अब i को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, i विल बी इक्वल्स टू -v0 डिवाइड बाय 6, ठीक है, -v0 डिवाइड बाय 6, यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो है हमारा i है इसको हम लोग फर्स्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगा, -v0 बाय 6 विल बी इक्वल्स टू 12 + 4 विल बी इक्वल्स टू 16 माइनस ट्वाइस ऑफ v0 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 10, राइट। तो इससे हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो V0 का जो वैल्यू बनता है वो आता है हमारा 48 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन में बताया गया, लेकिन सिमिलर में I का भी वैल्यू हमारे पास माइनस या फिर प्लस में बताया गया। अब अगर हम लोग इस केस में V0 का वैल्यू ये 48 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 48 डिवाइड बाय 6 विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे 8 इंटू 6, 48 डिवाइड बाय 6 विल बी 8 जा, ठीक है, -8 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, -8 एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन जो भी है ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। तो आपको ये प्लस माइनस का ही ध्यान में रखना रहता है केवीएल जब भी सॉल्व रहता है, ठीक है। ड्रॉप है या फिर राइज है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको कंसिडरेशन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंक्रोनस जनरेटर इज फीडिंग अ 0 पावर फैक्टर लैगिंग लोड एट अ रेटेड करंट, द आर्मेचर रिएक्शन इज, आर्मेचर रिएक्शन कितना रहेगा अगर एक सिंक्रोनस जनरेटर फीड कर रहा है 0 पावर फैक्टर लैगिंग लोड को, तो वो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग रहेगा। अगर आपने हमारा टॉप 50 गोल्डन एमसीक्यू का एक आपने सेशन नहीं देखा होगा तो उस वहाँ पे हमने डिस्कस किया है, वहाँ पे हमने अल्टरनेटिव से रिलेटेड जो बाकी सारे भी जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, अगर ZPF फ्लैगिंग है, ZPF फीडिंग है, तो उसके इसमें आर्मेचर रिएक्शन किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से इसका MMF वेव फॉर्म होती है, वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया गया, आप जाके जरूर देखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, और वो हमने एक टेबल के माध्यम से बताया जहाँ पे आपको उस टेबल के द्वारा अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 0 to 240 वोल्ट वोल्टमीटर हैज अ गारंटेड एक्यूरेसी ऑफ 2% ऑफ अ फुल स्केल, ठीक है। एक हमारे पास 0 से लेकर 240 वोल्टेज तक मेजर करने वाला वोल्टमीटर जिसकी एक्यूरेसी है 2% ऑफ अ फुल स्केल रीडिंग, वोल्टेज मेजर्ड बाय द वोल्टमीटर
वो है हमारे पास 150 वोल्ट्स का। तो हमें पता करना है लिमिटिंग एरर इन द परसेंटेज, तो हमें लिमिटिंग एरर कितना रहेगा परसेंटेज में, उसकी वैल्यू पूछी गई। ओके, देखिए लिमिटिंग एरर इन अ परसेंटेज, तो उसका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा हमारे पास गारंटी एक्यूरेसी एरर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, अब देखिए गाइस यहाँ पे जो है गारंटीड एक्यूरेसी वैल्यू कितनी है, 2% है फुल स्केल के। ओके, तो जो 2% 240 का कितना रहेगा, देखिए 240 का एक सिंगल 1% कितना रहेगा, वो रहेगा हमारे पास 24, 2.4 गाइस, ठीक है 2.4। ओके, 2% कितना रहेगा, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.8 आता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो जो हमारा लिमिटिंग एरर रहेगा वो कितना रहेगा गाइस, 4.8। गारंटेड एक्यूरेसी एरर कितना रहेगा हमारे पास में, वो रहेगा फुल स्केल के कितने परसेंटेज है, 2% है, 4.8 डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू कितना है हमारे पास वोल्ट मीटर के द्वारा, वो है हमारे पास 150। इसको हम लोग परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर रहता है वो आएगा हमारे पास 3.2%। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 3 आइडेंटिकल इंपेडेंसेस 3 plus j6 ohms are connected in a delta to a 3-phase 50 hertz supply. What will be the equivalent star connected impedance that draws the same current when the connected to the same supply voltage? तो हमें पूछा गया अगर 3 आइडेंटिकल इंपेडेंसेस है जिसको हमने डेल्टा में कनेक्ट करके रखा है, ओके, और कनेक्ट करके रखा है उसको 3 फेज सप्लाई से 50 हर्ट्ज का, तो इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड इंपेडेंस कितना रहेगा जो ड्रॉ करेगा सेम करंट जब उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं टू द सेम सप्लाई वोल्टेज। ओके, तो इस केस में Z1, Z2 और Z3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ये इंपेडेंसेस के फॉर्म में ये हो गया हमारा, मान लो Z1, ये Z2 और Z3। ओके, now we have to find out the equivalent star configuration out of it. राइट, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करके हमें वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो यहाँ पे इसके नोट्स का हम लोग डिफाइन कर लेते हैं A B C, ठीक है। ये हो गया A B और C। देखिए तीनों भी आइडेंटिकल है, ठीक है, ये तीनों भी सिमिलर ही है, राइट, तीनों भी ये हमारे सिमिलर ही है। तो कोई भी एक अगर हमने कन्वर्ट किया तो बाकी का भी वैल्यू हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 3 plus j6 है, ठीक है। इसका भी वैल्यू कितना है 3 plus j6, इसका भी वैल्यू कितना है 3 plus j6, राइट। तो अगर हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास इसका जो कन्वर्जन आता है Z1 का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, ये मान लो ये होता है हमारे पास Z1, ठीक है। तो Z1 निकालने के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे Z12, ठीक है। ओके, ये इसको हम लोग Z12 डिफाइन कर लेते हैं। Z12 है ये हमारा Z13 और ये हो गया हमारे पास में Z23, ठीक है। Z12 मल्टीप्लाइड बाय Z13 डिवाइड बाय इन तीनों की एडिशन, Z12 प्लस Z13 प्लस Z23। इसमें सारे, अब देखिए यहाँ पे जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपको पोलर टू रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर टू पोलर की कन्वर्जन, उसकी एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हुए आनी चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, हर एक इसमें Z12 सारे इक्वल वैल्यूज रहेंगे, तो उसका जो आंसर बनता है फाइनली, ठीक है, Z1 का मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, उसका डेफिनेटली कैलकुलेशन कीजिएगा 1 plus 2j, ठीक है, 1 plus 2j। ओके, अभी 1 plus 2j का वैल्यू है वही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। बाकी आपको जो स्टेटमेंट है यहाँ पे सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा यूनिट पूछा गया कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है गाइस, ठीक है, ओम्स के इनवर्स सीमेंस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। उसी तरह से कंडक्टेंस का यूनिट होता है उल्टा मुंह, या फिर हम लोग उसको सीमेंस भी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 3-phase 4-pole 50 hertz synchronous motor, the frequency, pole number and the load torque are half, then the motor speed will be what, ठीक है। देखिए गाइस सिंपल है, बताया गया कि फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया गया तो मोटर्स की स्पीड कितना होगी। ओके, फ्रीक्वेंसी, पोल नंबर एंड द लो टॉर्क आर द हाफ, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ पोल्स जो है उसको भी हमने 2 करा दिया, ओके। और यहाँ पे
फर्स्ट कंडीशन में बताया गया, और उसके जो देखिए नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को भी हाफ करा दिया, पोल नंबर को भी हाफ करा दिया, ठीक है, ये 25 हो जाएगा और ये पोल विल बी 2, ठीक है। तो एन एस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 इंटू एफ डिवाइड बाय पी, ठीक है। तो 120 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास, हाफ हो गई, 25 हुआ, पोल्स भी हमारे हाफ हो गए, 4 के 2 हो गए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 60 इंटू 25 विल बी इक्वल टू जस्ट हाफ ऑफ द अबव, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा 1500 आरपीएम, राइट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा नहीं है गाइस, ये हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ही हमारे दो कैटेगरीज होती है, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट में हमारे पास टेंजेंट आते हैं, रिले, करंट, बैलेंस वगैरह आते हैं, ठीक है। बाकी सारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास आते हैं, इंटीग्रेटिंग हो, ठीक है, चाहे वो इंडिकेटिंग हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो। आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन से आते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन सा फेमस इंस्ट्रूमेंट है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट। यहाँ पे जो सिंबल बताया गया इस फिगर में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा डबल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच, ठीक है। डबल ब्रेक आइसोलेटिंग स्विच, सिंगल ब्रेक रहता है तो कुछ इस तरीके से हमारा इसका सिंबल रहता है। इसकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। मैंने जितने भी अभी तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे, जहाँ पे सिंबल्स पूछे गए थे, वो हमने एक भी ऐसा छोड़ा नहीं कि वहाँ पे हमने अपलोड नहीं किया। तो उसका आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वो आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट भी निकालवा सकते हो, या फिर आप सेलफोन में भी देख सकते हो। उसको आप अच्छी तरीके से वॉच करके जाइएगा। एक आध एक क्वेश्चन डेफिनेटली जेई और ए के एग्जामिनेशन में पूछ ही जाता है काफ़ी कबार। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ वायरिंग वल्कनाइज इंडियन रबर VIR एंड पॉलीविनिल क्लोराइड इंसुलेटेड वायर्स आर यूज्ड एज अ कंडक्टर। कौन से वायरिंग में VIR एंड PVC इंसुलेटेड वायर्स यूज किए जाते हैं, वो होती है हमारे क्लेट वायरिंग में। गाइस ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमारे जो UPPCL जे का कोर्स मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, उसके अंदर हमने इसके बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किया, जिसको मैं आपको उसके पहले के सेशन में भी आपको एक्सप्लेन करा दिया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसमें आपको मैं रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए आप ये सारे जो 28 टॉपिक्स है, ये इसके अंदर हमने आप एक बार पॉज करके सारे टॉपिक्स देख सकते हो। ये हमने अपलोड करा के रखे हमारे इस UPPCL जे के सुपर MCQ कोर्स में। यहाँ पे काफ़ी सारे एस्पिरेंट ने अभी तक उसको ज्वाइन इसलिए नहीं किया कि वो सिर्फ MCQ देखते हैं। तो गाइस ध्यान में रखिए गाइस, मैंने सिर्फ उसके अंदर क्वेश्चंस नहीं इंक्लूड किए, हमने इसके ऊपर एक थ्योरी भी इंक्लूड करके रखे, ठीक है। थ्योरी कौन सी, शॉर्ट और ब्रीफ थ्योरी हमने डाल के रखी है। ऐसे नहीं कि आपको काफ़ी डिटेल में मिलेगी। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं लेटेस्ट क्वेश्चन, उससे रिलेवेंट मैंने जहाँ जहाँ पे टेबल्स और चार्ट रहते हैं वो हमने एडअप करा दिया आपके प्रिपरेशन के लिए। ये होता है हमारा सुपर MCQ कोर्स, और अभी तक के प्रूवन कोर्स रह चुका है। काफ़ी सारे एग्जामिनेशन में जब से हमने इसको लॉन्च किया काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अगर आपको इसको ज्वाइन करना होगा तो आप सिर्फ साल भर के लिए, एक कंप्लीट साल भर के लिए सिर्फ 399 रुपये फीस दे के आप इसका डेफिनेटली बेनिफिट उठा सकते हो। हालांकि इसका जो प्राइस था हमारे 499 रुपीज़ था, लेकिन आप JE20 इस कूपन कोड को लगाइएगा, ठीक है। और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसको वॉच कर सकते हो। सारे वीडियो सेशन है अवेलेबल, और उसकी ई-बुक्स भी जो है आपको हमने एप्लीकेशन के ऊपर डाल के रखी है, जहाँ पे आप एप्लीकेशन के ऊपर ही आप अच्छी तरीके से उसको पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हो। सारे टॉपिक्स हमने इंक्लूड करके रखे, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आई रूल्स, CPWD रूल्स के ऊपर हमने सेशन डाल के रखा है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का सेशन आएगा, और यहाँ पे बेसिक मैथ्स का भी हमारा एक सेशन आएगा। इसके अंदर जो है गाइस, ठीक है, हमने एक टॉपिक जो है इसको एलिमिनेट करा कि PLC का भी सेशन हमने डाल के रखा है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ह्यूमन वैल्यूज। लेकिन हम लोग अगर अब लगता है एक से दो सेशन जो है हम लोग डेफिनेटली एडअप कराने वाले इसके अंदर। ये आपको SSC JEE के लिए भी काम में आता है, जिसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, डिजाइनिंग, एस्टिमेटिंग में हमारा जो रिसेंट क्वेश्चन गया वहाँ पे हमने डिस्कस किया। कंजर्वेशन के ऊपर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, चाहे सारे जो इमेजेस है हाई डेफिनेशन इमेजेस है, और आप उसको अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ उसका ऐप डाउनलोड करना होगा, ओके। और इस JE20 इस कूपन कोड को लगा के आप इसको सिर्फ 400 रुपीज़ में, 399 रुपीज़ में आप कंप्लीट साल भर के लिए चाहे कितने भी बार वॉच कर सकते हो। और इसकी ई-बुक के माध्यम से आप हर एक एग्जामिनेशन के लिए अप्रोच कर सकते हो। चाहे इसका नाम UPPCL JEE क्यों ना हो, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया लेवल का, वहाँ पे आपको डेफिनेटली काम में आने वाला है। सो आज ही डाउनलोड कीजिएगा हमारे एप्लीकेशन को। अगर आपको नॉन टेक्निकल का कोर्स ज्वाइन करना होगा GK के लिए, पर्टिकुलरली PGCL के लिए, तो आप हमारे कोचिफाई ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आपको मैं कोर्सेज प्रोवाइड करा देता हूँ। सो बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारे कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एट प्रेजेंट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर गवर्न बाय। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कौन गवर्न करता है, वो है हमारा आई रूल्स, ठीक है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को गवर्न करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और ये एक्ट कब अमेंड किया था, 2007 में भी अमेंड किया गया था, ओके। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
सो गाइस बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 से रिलेटेड। अब देखिएगा, पावर फैक्टर करेक्शन सबस्टेशन आर जनरली लोकेटेड एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। करेक्ट है, जो पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइसेस जो सबस्टेशन जो रहते हैं वो लोकेट किए जाते हैं रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पे। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया गया, अंडरग्राउंड सबस्टेशन आर जनरली लोकेटेड इन अ थिकली पॉपुलेटेड एरिया। अंडरग्राउंड सबस्टेशन जो है वो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में लोकेट किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ताकि क्या होता है इसमें पॉपुलेटेड, थिकली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, ठीक है, घनत्व ज़्यादा है, ठीक है, हमारी लोक संख्या का, उस केस में जो है उस एरिया में अंडरग्राउंड सबस्टेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों भी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, डायलेक्ट्रिक आर सुपर कंडक्टर्स एट अ लो टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस केस में दे कैन नॉट बिकम अ सुपर कंडक्टर गलत हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक्स आर सुपर कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर, ये तो स्टेटमेंट सरासर गलत है। दे हैव वेरी लेस ब्रेकडाउन वोल्टेज, नहीं, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ही हाई रहता है जनरली, इसी को हम लोग डायलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, और डायलेक्ट्रिक मटेरियल की हाई रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी रहती है। ओके, ध्यान में रखना होगा। अगर आपको कुछ ऐसा दूसरा भी क्वेश्चन पूछा गया डायलेक्ट्रिक के बारे में तो आपको पता होना जरूरी है गाइस। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड वीकनिंग मेथड जो है कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ डीसी मोटर, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट पावर कंट्रोल भी कहते हैं गाइस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, एक तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल रहता है, दूसरा रहता है हमारे पास फील्ड कंट्रोल मेथड। ओके, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर। ओके, और फील्ड कंट्रोल मेथड को ही हम लोग कहते हैं वेरिएबल टॉर्क कांस्टेंट पावर। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पावर और वेरिएबल टॉर्क, और हमारे आर्मेचर को कहते हैं कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल पावर। ओके, तो दोनों भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी एग्जामिनेशन में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the three-phase overhead transmission line is being supported by the 3-disc suspension insulator. The potential across the first and second insulator are 8 kilovolt and 11 kilovolt. String efficiency हमें पता करनी है। तो देखिएगा, स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ईटा विल बी इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय स्मॉल एन इंटू वी एन। ओके, तो वी क्या है, वी एन क्या है, हमारा वोल्टेज अक्रॉस द बॉटम डिस्क ऑफ द कंडक्टर। ये हमारे 3 डिस्क होती है इस केस में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कंडक्टर जाता है, क्रॉस आर्म हो गया इसका। ओके, तो देखिए यहाँ पे होगा हमारा फर्स्ट V1 वोल्टेज, इसका V2 और V3। ओके, तो देखिए बोला क्या गया, फर्स्ट और सेकंड इंसुलेटर जो है 8 और 11 के भी बताया गया, राइट। फर्स्ट और V1 का वैल्यू है हमारे पास में 8 और दूसरा है हमारे पास में 11 के भी। ठीक है, अगर हमारे पास V3 का भी वैल्यू हम लोग पता कर ले सकते हैं तो इससे हम लोग आसानी से स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। तो इसके लिए जो है इस तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है उसके लिए डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी आता है गाइस, ये आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, वो क्या होता है, V3 विल बी इक्वल्स टू, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसके पहले जो हमारे पास एक K का रिलेशन बनता है। ठीक है, K का वैल्यू निकालने के लिए वो रहता है हमारे पास में V2 विल बी इक्वल्स टू V1, इसका डेरिवेशन भी आता है V1 प्लस K। ओके, तो V2 का वैल्यू है हमारे पास में 11, V1 का है हमारे पास 8, 1 प्लस K, जिससे हमारा K का वैल्यू जो निकल जाता है इस केस में 0.375, राइट। इससे हम लोग हमारे पास जो बाकी वैल्यूज है वो हम लोग निकाल लेते हैं V3 का वैल्यू। ठीक है, उसके लिए भी रिलेशन बनता है V3 का, ये रिलेशन आप ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जामिनेशन में काम में आता है डायरेक्टली। ओके, V3 विल बी इक्वल्स टू V2 प्लस V1 प्लस V2 मल्टीप्लाइड बाय K। ओके, तो V3 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे V2 का वैल्यू कितना है गाइस, 11 है, प्लस V1 का 8 है, प्लस V2 का कितना है 11 है, K का वैल्यू कितना है 0.375, राइट। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हो, 18.12 kV इसका V3 का वैल्यू आ जाएगा, राइट। 18.12 kV इसका V3 का वैल्यू आ गया। अब तीनों का एडिशन अगर हम लोग कर लेते, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर वंस अगेन। ओके, तो इस केस में इसका टोटल वोल्टेज भी हम लोग निकाल पाएंगे, जो V है हमारे पास, इस V का वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। तो हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं एक साइड में, 8 प्लस 11 प्लस 18.12 डिवाइड बाय n, दैट मीन्स नंबर ऑफ डिस्क कितने हमारे पास में 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हमारे पास जो नियरेस्ट डिस्क है Vn, ठीक है, ये वो हमारे पास V3 जिसका वैल्यू आया हमारा 18.12, ठीक है, 12, जिससे हम लोग आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे 68.28।
ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर था गाइस ये SR1 का बाकी कंपैरिजन में, बट आप देख सकते हो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, तो सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन इटसेल्फ। ठीक है, देखते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या हमारे पास, द इनपुट इंपिडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अ डैश अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। बोला क्या कि जो इनपुट इंपिडेंस है ट्रांजिस्टर जो हम लोग कॉमन कलेक्टर में कनेक्ट करते हैं उसका हाई रहता है गाइस। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। इसका भी टेबल हमने आपको प्रोवाइड करा के रखा है, कॉमन बेस, ठीक है, कॉमन इमिटर और कॉमन कलेक्टर का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको किस तरीके से समझना है, ये उसके लिए भी मैंने टेबल प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कॉमन इमीटर में जो इनपुट और आउटपुट में जो वेव डिफरेंसेस रहता है वो हमारा 180 डिग्री का रहता है। ठीक है, इस तरीके से बन सकते हैं कि या फिर हम लोग उसका एप्लीकेशन कहाँ पे रहता है, इसका इनपुट इंपोर्टेंस आउटपुट इंपोर्टेंस कितना रहता है, हाई रहता है लोअर रहता है, वो हमने सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करके रखी। अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी हैविंग अ मास m in a kilogram is lifted vertically through a height h in a meters and g is the gravitational acceleration in meter per second squared, in that region the potential energy acquired by the body is what। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर mgh जूल्स। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नहीं आता है तो डायरेक्टली स्किप करके आप मूव ऑन कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी गाइज। आपको 120 क्वेश्चन के 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आना है, जितना एक्यूरेट आप अटेम्प्ट करोगे उतना ही आप अच्छी तरीके से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ओके, देख सकते हो, टू डिस्चार्ज अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट अ ग्रेटर हाइट टू अवॉइड न्यूसेंस एंड डिस्टर्बेंसेस द फ्लाई ऐश व्हाटसोएवर इज लेफ्ट आफ्टर द डस्ट कलेक्शन टू मच लार्जर एरिया। स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, टू क्रिएट अ मोर ड्रॉट टू पुल द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंबशन। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। थर्मल पावर स्टेशन से रिलेटेड जो रीजंस है प्रोवाइडिंग चिमनी प्रोवाइड करने के कारण क्या है, ये हमें पूछा गया है इन थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, द रीजन फॉर प्रोवाइडिंग चिमनी इज और आर। हमने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था, आई अपोलॉजिज फॉर द सेम, बट करेक्ट आंसर ये दोनों भी स्टेटमेंट इसके रीजन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉइल्स N1 and N2 टर्न्स आर वाउंड टू अ कॉमन कोर इफ द करंट इन अ कॉइल 1 changes to 1 ampere per second and it includes an EMF of 1 volt in coil 2 magnitude of mutual inductance will be what। ठीक है, दो कॉइल्स है गाइस। ठीक है, वो सेम एक कॉमन कोर पे वाउंड किया गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया गया। ठीक है, एक मान लो एक कॉमन कोर हो गया। ठीक है, या फिर हम लोग इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बीच का ये M हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये हो गया इसका सप्लाई वोल्टेज E1 और ये सप्लाई वोल्टेज E2। यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ से हमारा करंट फ्लो हो रहा है I2 गाइस, सिंपल है। ठीक है, ओके, लेट्स चेंज दिस ब्लू कलर। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, E1 विल बी इक्वल्स टू M म्यूचुअल इंडक्टेंस M di2 बाय dt, राइट। सिमिलरली E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M मल्टीप्लाइड बाय di1 बाय dt, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, रेशियो क्या आएगा, E1 बाय E2 विल बी इक्वल्स टू N1 बाय N2, राइट। E1 क्या है हमारा जो इंड्यूस EMF है फर्स्ट कॉइल में। ठीक है, E2 क्या है हमारा EMF इंड्यूस है सेकंड कॉइल में। ओके, और di बाय dt क्या है, ठीक है, di बाय dt और di2 बाय dt ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल 1 और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल 2। ठीक है, di1 बाय dt दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ कॉइल 1 कितना है हमारा। ठीक है, dy1 बाय dt विल बी इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। ओके, E2 का भी वैल्यू हमारे पास बताया गया 1 वोल्ट है। ओके, ठीक है, तो E2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M di2 बाय dt। ओके, इसलिए E2 का जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं M इंटू di2 बाय dt विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, इसको हम लोग 1 कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो दो कंडीशन है। ठीक है, ये E2 इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट, इस इक्वेशन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, और विल बी इक्वल्स टू M। ठीक है, तो M का जो वैल्यू आएगा सिंपली यहाँ पे 1 आएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेशन इसको सेशन को देखना होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, थोड़ा सा 2021 में
जो पेपर्स पूछे गए थे वो आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी था वो ज़्यादा था। अभी हमारे पास में जिस तरीके से बीटेक एस्पिरेंट्स को अलाउड नहीं किया गया, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो पेपर का लेवल है वो उसी के अकॉर्डिंगली सेट किया जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीसी जनरेटर विदाउट कम्यूटेटर इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग कहते हैं एसी जनरेटर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। काफी सिंपल सा कॉन्स्ट्रक्शन रहता है, विदाउट कम्यूटेटर हम लोग कहेंगे उसको, एसी जनरेटर हो गया वो। Next question is, if the applied voltage to a certain single phase transformer is increased by 50% and the frequency is reduced to 50%, assuming that the magnetic circuit remains unsaturated, the maximum core flux density will be what? तो maximum flux core density कितना हो जाएगा इस केस में, वो चेंज होगा 3 times of the ओरिजिनल वैल्यू। ये कुछ इस तरीके से होगा कि क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, वो होता है उसका रेशियो φ/a, राइट। तो φ है हमारे पास फ्लक्स और a है हमारा कोर एरिया, ओके। और देखिएगा ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ सप्लाई वोल्टेज टू द फ्रीक्वेंसी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, ओके। तो अब फर्स्ट केस में क्या है कि हमारा जब सप्लाई वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमारा V1 और F1 है, तो B1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है, V1 डिवाइड बाय F1, राइट। B2 का वैल्यू क्या होगा सेकेंड कंडीशन में, ओके, वो होगा हमारे पास V2 बाय F2। लेकिन यहाँ पे V2 का जो वैल्यू होगा वो हमारा 1.5 गुना हो जाएगा V1 से, क्योंकि हमारे पास बताया गया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज बाय 50%। सबके सप्लाई वोल्टेज जो है हमारा 1.5 वोल्ट से 50% से इंक्रीज किया गया, दैट मीन्स 1.5 हुआ, ठीक है। और जो F2 हुआ वो हुआ हमारे पास हाफ, 0.5 टाइम्स ऑफ F1, राइट। यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1.5 V1 डिवाइड बाय 0.5 F1, ओके। इस कंडीशन को आप सॉल्व कर लेते तो हमारे पास B2 का जो वैल्यू आता है वो 3 टाइम्स ऑफ B1 आता है, क्योंकि B1 बाय F1 मतलब ही क्या होता है B1। तो यहाँ पे आप लोग इसको जगह B1 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 डिवाइड बाय 0.5 विल बी 3, ये 1 जा 3 जाएगा, 3 इंटू B, ठीक है, दैट मीन्स B2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B1। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। Next question is, a conducting wire has a resistance of 10 ohms. What is the resistance of another wire of the same material but having a half of the diameter and 4 times the length? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताए तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है, ओके। आर विल बी इक्वल टू रो एल बाय ए। अब देखिए यहाँ पे I2 कितना हो जाएगा फर्स्ट सेकंड कंडीशन में, 4 टाइम्स ऑफ I1, ओके। D2 कितना हो जाएगा, बट हैविंग द हाफ डायमीटर एंड द 4 टाइम्स द लेंथ, ओके। अब देखिए गाइस यहाँ पे I2 नहीं था, यहाँ पे लेंथ थी, ठीक है, हमने गलती से यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेंथ जो है हमारे पास में बताई गई है, देखिए व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल बट हैविंग अ हाफ ऑफ द डायमीटर एंड 4 टाइम्स द लेंथ, ठीक है। L2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ L1, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। डायमीटर 2 विल बी इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर 1, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब रो जो है रेजिस्टिविटी हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इसका रेशियो क्या बनता है, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू L1 बाय A1 इंटू A2 बाय L2, राइट। अब क्योंकि जो A है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है D स्क्वायर से, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, R1 का वैल्यू कितना था, 10 था, हमारे पास R2 का वैल्यू निकालना है, R2 विल बी इक्वल टू व्हाट, L1 डिवाइड बाय D1 स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 D1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4L1, ठीक है, 4L1। तो ये L1 से L1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, D से भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, 0.5, ठीक है, यहाँ पे 0.5 बचा रहेगा और मल्टीप्लाइड, देखिए 10 विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू R2। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर लेते, यहाँ पे हमारे पास 4 भी कंसिडर करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, यहाँ पे हमारा 4 भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखिए 4 इंटू 10 विल बी इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय 0.5, और यहाँ पे जो हमारा 0.5 D1 स्क्वायर ये हमारे ब्रैकेट में आता है हालांकि, ठीक है, यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा 0.5 D1 होल स्क्वायर है ना, ठीक है, तो इसके प्रोपोर्शनल चेंज हुआ है ना हाफ, तो हमारा 0.5 का भी हमें स्क्वायर कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पे ये स्क्वायर रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वंस अगेन, 10 इंटू 4 डिवाइड बाय 0.5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू R2। अब जाके इसका जो वैल्यू आता है वो आएगा हमारा 160 ओम्स।
ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। थोड़ा सा कैलकुलेशन रखता है गाइस, और आपको फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये जो फॉर्मूला था, ये जो क्वेश्चन था, ये सिर्फ ये फर्स्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द सेविंग इन अ कॉपर वॉल्यूम ऑफ कॉपर यूज्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर कंपेयर टू द डबल वाउंड ट्रांसफार्मर फॉर अ 200 वोल्ट प्राइमरी एंड 140 वोल्ट सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। सेविंग इन अ कॉपर हमें पूछा गया। ठीक है, तो इसमें टर्न्स रेशियो कितना हो जाएगा? ठीक है, वो हमारा टर्न्स रेशियो क्या आता है? N2/N1 विल बी इक्वल्स टू V2/V1। ओके, तो V2/V1 कितना है? वो होगा हमारे पास में V2 का वैल्यू कितना है? 140 वोल्ट। ठीक है, V1 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 200 वोल्ट्स, राइट। तो X का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास 0.5 0.7। ठीक है, जो हमारा टर्न्स रेशियो है। ओके, तो अब देखिएगा कितना सेविंग होगा, हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, सी ऑटो, इसका डायरेक्टली फॉर्मूला रहता है सी ऑटो विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स टाइम्स ऑफ ठीक है सी वाइंडिंग। ओके, 1 माइनस 0.7, ओके, क्योंकि हमारे पास 0.7 है, इंटू सी टोटल वाइंडिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर, ये हमारे वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सी ऑटो विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 0.3 सी वाइंडिंग, राइट। तो हमारे पास में जो कॉपर सेविंग का अगर हम लोग बात कर लेते तो वो कितना रहेगा? ओके, अब देख सकते हो कि 1 माइनस 0.3, ठीक है, 1 माइनस 0.3, ठीक है, एक्चुअल में से हम लोग इसको माइनस कर देते, तो जो कॉपर सेविंग है वो है हमारे पास 0.7 की। ठीक है, परसेंटेज में हम लोग निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो 70% इसका वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और इसी का मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर यूज़ किया गया ऑटो ट्रांसफार्मर में, कॉपर जो यूज़ किया गया ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है, वो 0.3 टाइम्स से कॉपर यूज़ किया गया 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, उतना हमारे पास सेविंग हुआ है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सबस्टेशन विच चेंजेस द वोल्टेज लेवल ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई आर कॉल्ड। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। ऐसे सबस्टेशन जो है जिसका वोल्टेज लेवल चेंज होता है, चाहे वो स्टेप अप हो स्टेप डाउन हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर सबस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा शॉर्ट पिच कॉइल्स आर डेलिबरेटली यूज्ड इन अल्टरनेटर बिकॉज। शॉर्ट पिच कॉइल जो हम लोग अल्टरनेटर में यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें वो इम्प्रूविंग करते हैं हमारे वेवफॉर्म ऑफ द जनरेटेड ईएमएफ, उसको कॉपर सेविंग भी होता है, एंड फॉर द इजी कनेक्शन दे सेव द कॉपर, एंड फॉर एंड ऑफ इजी कनेक्शन एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस भी रिड्यूस हो जाता है, और इसके कारण हमारी इफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। शॉर्ट पिच कॉइल के बेसिकली एडवांटेजेस जो है वही आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे गए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन एंड अ फीडर इज दैट। ठीक है, जो डिफरेंस है बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन और फीडर, उसका क्या डिफरेंस है? ट्रांसमिशन लाइन इज लॉन्गर एंड ऑपरेट्स एट अ मोर वोल्टेज देन अ फीडर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिगर शोज द टू अल्टरनेटर विद आइडेंटिकल स्पीड लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कनेक्टेड इन अ पैरेलल। सर्कुलेटिंग करंट अंडर नो लोड कंडीशन इज व्हाट। सर्कुलेटिंग करंट हमें पूछा गया अंडर नो लोड कंडीशन, वो कितना हो जाएगा इस? ठीक है, E1 माइनस E2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ये हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कराया गया एक हमारे सेशन के अंदर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छी तरीके से नोट डाउन करके चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द लाइट इंक्रीजेज द रिवर्स करंट इन अ फोटो डायोड। ठीक है, अगर हमारी लाइट इंक्रीज होती है तो रिवर्स करंट जो है फोटो डायोड में वो भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। वो हमारा सेमीकंडक्टर पी इंजेक्शन डिवाइस है जो कन्वर्ट करते हैं हमारे लाइट को इनटू इलेक्ट्रिकल करंट में। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SF6 सर्किट ब्रेकर आर प्रीफर्ड फॉर अ सबस्टेशन विद। SF6 सर्किट ब्रेकर है अप टू 220 kV के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जनरल स्टैंडर्ड वैल्यू जो 220 kV इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी। हालांकि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू हम लोग कह सकते हैं कि 765 या फिर 760 किलो वोल्ट तक भी जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब बायपोलर। देखिए HVDC से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कितने टाइप ऑफ HVDC लिंक्स रहते, तो वो 3 रहते हैं। यहाँ पे पूछा गया बायपोलर लिंक में HVDC ट्रांसमिशन में कितने कंडक्टर रहते, वहाँ पे हमारे 2 कंडक्टर्स रहते, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक टोपोलॉजी ऑफ अ सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर फेड बाय DC वोल्टेज सोर्स रिक्वायर। ठीक है, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर के लिए कितने SCR और कितने डायोड की रिक्वायरमेंट रहेगी? हमारे 4 SCR और 4 डायोड की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि हमारा फुल ब्रिज इन्वर्टर बताया गया फेड बाय DC वोल्टेज सोर्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इफ़ द हाइट ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज, ठीक है, अगर ट्रांसमिशन टावर की हमारी हाइट बढ़ जाती है तो उसके इसमें क्या इफेक्ट होगा, जो लाइन कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन लाइन इंडक्टेंस वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि लाइन इंडक्टेंस हमारे कंडक्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है बेसिकली। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्विमबर्न टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन अ डीसी मशीन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। स्विमबर्न टेस्ट जो है हम लोग नो लोड पे ऑपरेट करते हैं, नो लोड परफॉर्म करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको जो अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, स्विमबर्न टेस्ट हो गया, ठीक है, हॉपकिंसन टेस्ट, जितने भी टेस्टेस रहती है वो उसको क्या नाम देता है, उसका अलग दूसरा नाम क्या होता है, और या फिर किसके ऊपर परफॉर्म की जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हुए चलेगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। Next question is a thyristor based chopper operates at a 50 kilohertz in TRC mode. The turn off time of an inverter grade SCR is 12 microsecond. Find the maximum possible duty ratio of the chopper. Maximum possible duty ratio of the chopper हमें पूछा गया गाइस, ठीक है। देखिए ड्यूटी रेशियो ऑफ चॉपर हम लोग किस तरीके से निकला, D इज इक्वल टू T on अपॉन T on प्लस T ऑफ, ठीक है। तो T on प्लस T ऑफ को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, T on प्लस T ऑफ विल बी इक्वल्स टू, ये होता है हमारा टोटल टाइम, राइट। तो देखिए फ्रीक्वेंसी हमारे पास में 10 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक है। तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10 इंटू 10⁻3, जिसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 100 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है T ऑन का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं गाइस, T ऑन का इस तरीके से T ऑन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। T ऑन विल बी इक्वल्स टू T माइनस T ऑफ, ठीक है। तो T टोटल कितना है हमारे पास में 100, तो वो उसका जो T ऑफ का टाइम है, टर्न ऑफ टाइम कितना है 12 माइक्रो सेकेंड्स का, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 88 माइक्रो सेकेंड T ऑन का। अब देखिए इसमें हमारे पास वैल्यू क्या पूछी गई, ड्यूटी रेशियो का, ठीक है। तो ड्यूटी रेशियो कितना आ जाएगा, T ऑन का टाइम कितना था हमारे पास में 88, और T ऑन प्लस T ऑफ का वैल्यू कितना था 100.88, दैट मीन्स 88% इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 रेजिस्टर्स ऑफ अ कंडक्टेंस 0.1 सीमेंस, 0.4 सीमेंस एंड 0.5 सीमेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, ठीक है। इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है। 0.1 सीमेंस है, ठीक है, 0.4 सीमेंस है और 0.5 सीमेंस है, ये हो गया हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड। ओके, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। सिंपल है गाइस, ठीक है। 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.5 विल बी इक्वल्स टू 1, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो हमारा 1 ओम्स रहेगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, क्योंकि आप ध्यान में रखिए जब हमारे पास n नंबर ऑफ, ठीक है, n नंबर ऑफ कंडक्टेंसेस जो है वो हमारे पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं, उस केस में उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, जी इक्विवेलेंट विल बी G1 प्लस G2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से एडिशन कर लेंगे, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए जी इक्विवेलेंट निकाला हमारा तो वो आ गया 1, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस भी हमारा कितना आ जाएगा 1/1, ठीक है, तो भी हमारा वैल्यू आएगा 1। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हमने एडिशन करा दिया, ठीक है, वो भी आपको ये कंडीशन ध्यान में रखने रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन यूनिट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन इन अ ट्रांसमिशन लाइन। इसमें से कौन सा एक नॉन यूनिट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन है ट्रांसमिशन लाइन में, उसको हम लोग कहते हैं करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिफ्ट ऑफ 200 kilogram mass is raised with a velocity of 5 meter per second. If the driving motor has a efficiency of 80%, calculate the input power to the motor. ठीक है, अब देखिए वेट ऑफ द लिफ्ट क्या होता है। ओके, सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। जो वेट रहता है, ठीक है, ऑफ एनी बॉडी मास, उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो होता है F इज टू mg, राइट। जी क्या हमारा एक्सेलरेशन, तो F का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.9.8, तो F का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1960 न्यूटन। ओके, तो जो आउटपुट पावर ऑफ द मोटर कितना रहेगा, ठीक है, P आउटपुट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, इसका वेलोसिटी भी हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1960 मल्टीप्लाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P आउट का जो वैल्यू आएगा इस केस में वो आएगा हमारे पास में 1900 वाट, राइट। तो इस केस में हमारा जो P इन रहेगा, ठीक है, तो टोटल पावर इनपुट, अब यहाँ पे हमारे पास में इफिशियंसी भी है, बताई गई है 0.8%। इफिशियंसी हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, आउटपुट अपॉन P इनपुट, तो हम लोग P इनपुट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, P आउट डिवाइड बाय इफिशियंसी। P आउट कितना है हमारे पास 9800 वाट से,
डिवाइड बाय 0.8 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास पी इन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा और 12.25 किलोवाट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 3-phase ट्रांसफार्मर टोटल लोड कैरिड बाय अ वीवीए बैंक इज डैश ऑफ द कैपेसिटी ऑफ डेल बैंक। ठीक है, तो वो आ रही थी हमारे पास 57.73, आप वैल्यू ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, जो 3-phase ट्रांसफार्मर रहता है उसकी टोटल लोड कैरी कैपेसिटी जो थे ओपन डेल्टा बैंक से एज कम्पेयर टू द डेल्टा बैंक, वो रहती है हमारे पास में 57.73। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ डायरेक्ट अंडर रीच ट्रांसफर स्कीम इज। डायरेक्ट अंडर रीच ट्रांसफर स्कीम का डिसएडवांटेज क्या है कि उस केस में हमारे मल ऑपरेशन हो सकते हैं ड्यू टू नॉइस बाय स्विचिंग। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्कीम जो है प्रोटेक्शन ऑफ 3 टर्मिनल ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज अ 3-phase बैलेंस स्टार कनेक्टेड मोटर ड्रॉ कर रही है 6.5 किलोवाट, जब हमारा लाइन वोल्टेज है 220 वोल्ट का और लाइन करंट है 20 एम्पियर का, तो हमें पता करना है पावर फैक्टर कितना रहेगा हमारे मोटर का। पी का वैल्यू कितना है गाइस हमारे पास, वो है हमारे पास 6.5 किलोवाट, राइट। वीएल कितना है हमारे पास में 220 वोल्ट, ओके। आईएल का वैल्यू कितना है हमारे पास में 20 एम्पेयर, राइट। तो P विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 VL इंटू आई इंटू कॉस ऑफ फाइव। ठीक है, तो कॉस फाइव का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉस फाइव विल बी इक्वल टू P डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय VL इंटू आई। पावर कितना है 6.5 इंटू 1000 लिख सकते हैं, फिर 10⁻³ भी लिख सकते हैं, 1 एंड द सेम थिंग। √3 मल्टीप्लाइड बाय VL का वैल्यू कितना है हमारे पास 220 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग इसको IL से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो इसका जो वैल्यू आता है 0.85। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये था गाइस हमारा कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन, जहाँ पे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाते हुए 120 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है। ठीक है, जो कि 22 अगस्त 2021 को पूछा गया था। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि हमने डिटेल में सॉल्यूशन कराने की कोशिश की है। अगर आपको इसका सेशन पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे चैनल कोचिफाई को भी आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ऑफिशियल जो भी आपको न्यूज़ रहती है हम लोग वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। प्रीवियस सेशन यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्सेज को आप डेफिनेटली ज्वाइन करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में।